नमस्कार मित्रों, मुझे लगा कि आप मुझे याद कर रहे होंगे, मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे। कई बार भ्रम पालने में भी अच्छा लगता है, और फिर मित्र हों, मोहब्बत करने वाले हों, चाहने वाले लोग हों, तो इसमें कोई ऐतराज़ भी नहीं है। तो मैंने कहा कि आज की बात शुरू की जाए। आज तो वैसे ही बहुत माहौल जो है गरमाया हुआ है। हालांकि दिल्ली में थोड़े बादल हो गए हैं, लेकिन बादल कुछ आशंका के हैं, कुछ घबराहट के हैं, कुछ वीरता के हैं, कुछ शूरवीरों के हैं, और बहुत सारा माहौल ऐसा बना हुआ है कि बस अब जंग शुरू होने वाली है। पाकिस्तान के खिलाफ हमला होने वाला है, पाकिस्तान पर आक्रमण होने वाला है। भारत की सेनाएं तैयार है, भारत की फौज तैयार है। आसमान में हमारे जो लड़ाकू विमान हैं वो तैयार हैं, आदेश का इंतज़ार कर रहे हैं। सेना जो है, फौज जो है वो बॉर्डर पर पहुंच गई है। नौसेना जो है समुद्र में घात लगाकर बैठी है। हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो समझते हैं कि सरकार क्यों देर कर रही है, सरकार को किस बात का इंतजार है, क्या हिंदुस्तान कमज़ोर है। लगातार इस तरह के उपदेश दिए जा रहे हैं, बात हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी अपनी सलाह दे रहे हैं, अपने अपने सुझाव दे रहे हैं कि कैसे लड़ाई लड़नी चाहिए, वेस्टर्न फ्रंट पर क्या लड़ाई होनी चाहिए, ईस्टर्न फ्रंट पर किस तरह से लड़ना चाहिए, नौसेना का इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, एयर स्ट्राइक क्यों नहीं होनी चाहिए, और फौज को अब बमबारी शुरू कर दी जा रही है। हिंदुस्तान में बहुत सारे श्री कृष्ण हैं, हर कोई श्री कृष्ण है जो उपदेश दे रहा है। महाभारत का, गीता का उपदेश, अर्जुन को उपदेश, रणक्षेत्र में उपदेश कि अर्जुन अपना बाण उठाओ, अपने धनुष को उठाओ और जंग शुरू कर दो, युद्ध शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे श्री कृष्ण हैं हिंदुस्तान में जो लगातार अर्जुन को सलाह दे रहे हैं। लेकिन एक फर्क है महाभारत के श्री कृष्ण और अर्जुन में, और आज हिंदुस्तान के श्री कृष्ण और अर्जुन में। पहली बात तो मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर अभी श्री कृष्ण की ज़रूरत है। फिर जो श्री कृष्ण हैं हमारे यहाँ हजारों हैं, लाखों भी हो सकते हैं, और कुछ कहें तो करोड़ों भी हो सकते हैं, क्योंकि हर एक के पास अपना उपदेश है, हर एक के पास अपना गीता ज्ञान है। लेकिन वो सब श्री कृष्ण जिन्हें उपदेश देना है, जिन्हें ज्ञान देना है अर्जुन को, वो कुरुक्षेत्र में नहीं है। वो गुड़गांव की अपनी विला में बैठे हुए हैं, वो मुंबई के अपने अपार्टमेंट में बैठे हुए हैं, वो दिल्ली के शानदार क्लब में बैठे हुए हैं, या कहीं कहीं और हैं, बरेली में हैं, लखनऊ में हैं, जैसलमेर में हैं, कोच्चि में हैं, बेंगलुरु में है, गुजरात में है, कोई दमनदीव में बैठा हुआ है, कोई बोटिंग कर रहा है, कोई श्री अयोध्या में श्री राम के दर्शन करते हुए उपदेश देना चाहता है कि उठो अर्जुन और अब युद्ध के लिए शुरू हो जाओ। तो जितने हमारे श्री कृष्ण हैं वो कोई समय कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये याद रखिएगा। श्री कृष्ण जब अर्जुन को उपदेश दे रहे थे तो वो खुद कुरुक्षेत्र में थे, वो सारथी थे, वो जानते थे कि रथ को किधर ले जाना है, वो जानते थे कि दुश्मन कौन है, वो जानते थे कि किस दुश्मन को कब खत्म करना है, किस तरह का वार करना है, किस तरह का युद्ध करना है, और वो धर्म के साथ खड़े हुए थे। बहुत सारे लोग इस पर भी विवाद कर सकते होंगे कि क्या श्री कृष्ण का उपदेश था वो धर्म के अनुरूप था, लेकिन यदि उसकी अंतिम परिणति देखेंगे तो वो धर्म के अनुरूप थी। तो सवाल श्री कृष्ण के उपदेश का नहीं है। दो बातों का फर्क है महाभारत और आज के हिंदुस्तान में। एक तो हमारे सभी श्री कृष्ण महाभारत के श्री कृष्ण की तरह से कुरुक्षेत्र में नहीं है, वो सारथी नहीं है, वो अर्जुन के साथ खड़े नहीं हैं, वो अर्जुन पर जो वार हो सकता है, जो हमला हो सकता है, उसको रोकने वाली क्षमता वाले लोग नहीं हैं। दूसरी इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि जो आज अर्जुन है उसे कोई कन्फ्यूजन नहीं है, उसे कोई बाधा नहीं है, उसे किसी तरह की आशंका नहीं है कि उसे किस तरह से इस युद्ध को लड़ना है। लेकिन युद्ध हमेशा अपने तरीके से लड़ा जाता है, और जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में होते हैं तो वो तय करते हैं कि किस पर वार करना है, कब वार करना है, कैसे वार करना है। तो मेरा केवल आग्रह यह है कि मेहरबानी करके अर्जुन को उपदेश देना बंद कीजिए। जंग कोई आसान काम नहीं है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मसले को देखें
तो अब तक 3 बड़ी जंग हमने लड़ी हैं। 1947-48 की, जब कबीले जो थे पाकिस्तान के वो कश्मीर में पहुंच गए थे और उस समय के महाराजा ने जब भारत के साथ मिलने का फैसला किया तो भारत की सेनाओं ने भगा दिया और फिर कश्मीर के पर कब्जा हो गया। कश्मीर भारत का था, भारत का ही रहा। हालांकि उस समय जो यूएन के साथ बीच बचाव हुआ उससे कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। फिर बात करें 1965 की, उसमें भी लंबी लड़ाई लड़ी गई। वो लड़ाई फौज के तौर पर, मिलिट्री तौर पर इनकन्क्लूसिव रही थी, लेकिन डिप्लोमेटिक तौर पर देखें, राजनीतिक तौर पर देखें तो भारत की जीत हुई थी। भारत उसमें हावी रहा था, भारत उसमें पाकिस्तान पर भारी पड़ा था। फिर आया 1971। 1971 में जब ईस्टर्न पाकिस्तान में अशांति हो रही थी और वहाँ मुक्ति वाहिनी जिस तरह से अपनी लड़ाई लड़ रही थी उसका भारत ने साथ दिया, भारत की फौज ने साथ दिया और वो लड़ाई सिर्फ 13 दिनों में खत्म हो गई। एक नए देश का, एक नए मुल्क का जन्म हुआ, बांग्लादेश। वो ऐतिहासिक हो गया। भारत ने जिस तरह से उस लड़ाई में हिस्सा लिया उससे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए और पाकिस्तान की 2 नेशन थ्योरी फेल हो गई बांग्लादेश बनने से। कुछ लोग कह सकते हैं कि आप 3 बार का जिक्र क्यों कर रहे हैं। चौथी एक और महत्वपूर्ण वॉर हुई जिसे कहते हैं कारगिल वॉर 1999 में। लेकिन जो हमारे राजनयिक हैं, जो हमारे फौज के लोग हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसा समझते हैं, दुनिया में ऐसा समझा जा सकता है कि उसे एक लिमिटेड कन्फ्लिक्ट माना गया, वॉर की तरह से नहीं देखा गया। लिमिटेड कन्फ्लिक्ट था, खासतौर से एक लिमिटेड रीजन में, लद्दाख के रीजन में। वहाँ भी भारत ने जीत हासिल की, उस कन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में मदद मिली। हालांकि उस समय अमेरिका ने दखल दिया था, लेकिन हमारे डिप्लोमेटिक चैनल उस वक्त खुले हुए थे, लड़ाई चल रही थी, फौजें हमारी जो हैं आमने सामने थी। तो बहुत सारे लोगों ने उसे जंग माना, बहुत सारे लोगों ने उसे लिमिटेड कन्फ्लिक्ट माना। भारत ने जब जीत हुई तो उसे विजय के तौर पर मनाया और 26 जुलाई आज भी हम कारगिल विजय दिवस के तौर पर मनाते हैं। भारत उसे चौथी जंग के तौर पर देखता है। आप 3 कहें या 4 कहें, लेकिन हर जंग में भारत ने जीत हासिल की है। तो इस बात पर भरोसा रखिए कि भारत जब भी जंग करेगा तो जीत हासिल होगी। लेकिन ये कहना कि भारत देर क्यों कर रहा है, क्यों भारत सरकार देर कर रही है। भारत सरकार अपनी तैयारी कर रही है, वो डिप्लोमेटिक लेवल पर तैयारी हो रही है, वो सेना के फौज के तौर पर तैयारी हो रही है, वो आसमान में लड़ाई की तैयारी हो रही है। प्रधानमंत्री नेवी चीफ से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ से मुलाकात की, प्रधानमंत्री ने एयर चीफ से मुलाकात की, बातचीत की, रक्षा मंत्री से बात हुई, सीसीएस से बात हुई, सीडीएस से बात हुई, सर्वदलीय बैठक हुई। इसका मतलब भारत अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर रहा है। कई बार युद्ध को ध्यान में रखते हुए डिप्लोमेटिक चैनल्स को भी ध्यान रखना पड़ता है, क्या दुनिया के देशों में हमारी बात किस तरह से जाएगी। यहाँ पर फिर आइए महाभारत पर। श्री कृष्ण ने जितनी लड़ाई लड़ी वो धर्म के रास्ते पर लड़ी। वही धर्म का रास्ता, यानी वही डिप्लोमेटिक लेवल, वही डिप्लोमेटिक चैनल भारत सरकार आज भी इस्तेमाल कर रही होगी। मुझे नहीं जानकारी है कि क्या हो रहा है, लेकिन ये भरोसा है कि जब भी सरकार लड़ाई लड़ेगी या जो भी करेगी वो भारत के हित में होगा और भारत एक ताकतवर देश के तौर पर सामने आएगा। ये भी एक ज्ञान हो गया, लेकिन ज्ञान इसलिए क्योंकि हम हमारी फौज पर शक ना करें, हम हमारी सरकार पर शक ना करें। हमारे राजनीतिक दलों ने, पहली बार ऐसा हुआ है कि मोटे तौर पर सभी दलों ने भारत सरकार का साथ देने और उनमें भरोसा जताने की बात की। कश्मीर में जो पहलगाम में घटना हुई उसके बाद पूरा कश्मीर भारत के साथ खड़ा हुआ। ये पहली बार हुआ है ऐसा, इसको कम बात मत आकी। लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो पहलगाम के मसले को हिंदू मुसलमान मसला बनाना चाहते हैं। ये बात ठीक है कि जो हमला किया गया वो आइडेंटिफाइड किलिंग थी, उसमें हिंदुओं को पहचान कर मारा गया, लेकिन यही तो मकसद था पाकिस्तान का, यही तो मकसद था आतंकियों का कि वो इस बहाने हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान कर सके, उस झगड़े को आगे बढ़ा सके और देश में बिना युद्ध के भी एक जंग का माहौल पैदा कर सके। याद कीजिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर का वो भाषण, वो बयान, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम 2 नेशन थ्योरी में भरोसा करते हैं, हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं।
लेकिन ये जो वादा था, ये जो बयान था उनका, ये जो भरोसा है असीम मुनीर का, ये तो 1971 में टूट गया मुनीर साहब, जब भारत ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के 2 टुकड़े बना दिए। रामधारी सिंह दिनकर की बात याद आती है मुनीर साहब को याद करते हुए कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो विवेक को संभाल कर रखिए मुनीर साहब। शाहबाज साहब भी, मुझे याद आता है कि 99 में भी जो आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, उन्होंने जो कारगिल वॉर की, उसमें उस समय के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के नवाज शरीफ को भरोसे में नहीं लिया गया था। क्या आज भी वही स्थिति है पाकिस्तान की? और अगर ऐसी है तो पाकिस्तान को संभलना चाहिए, अपने इतिहास से सीखना चाहिए कि किस तरह से लड़ाई लड़नी चाहिए। क्या वो लड़ाई के लिए तैयार है? आज स्थितियां पाकिस्तान में बेहद खराब है, वहाँ आर्थिक स्थिति खराब है, डिप्लोमेटिक लेवल पर वो अकेला पड़ा हुआ है। यदि वो न्यूक्लियर पावर के भरोसे बैठा है तो उसे समझना चाहिए कि भारत उससे ज़्यादा ताकतवर और पहले से न्यूक्लियर पावर है, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी को अपनाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि वो कोई कोशिश करेगा तो भारत चुप बैठेगा। ऐसे बहुत सारे मसले हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन अभी हम लोगों की कोशिश होनी चाहिए कि हम श्री कृष्ण ना बने। हिंदुस्तानियों की, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी आदत होती है कि हमें भगत सिंह बहुत पसंद है। भगत सिंह का शहीद होना हमें अभिमान देता है, गौरव देता है, गर्व देता है, हमारा सीना चौड़ा करता है। लेकिन ये भगत सिंह मेरे घर में, आपके घर में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पड़ोसी के घर में होना चाहिए। क्या हम अपने बच्चों को भगत सिंह बनाने के लिए तैयार हैं? भगत सिंह की बात छोड़िए, वो तो बहुत बड़ा बात है। यदि युद्ध होता है, जंग होती है, तो जो उसके रिपरकशंस होंगे, क्या उसको झेलने के लिए हम लोग तैयार हैं? छोटी सी बात, यदि हम दिन भर में 4 चाय पीते हैं और जंग के बाद क्या 1 चाय भी कम करने की ज़रूरत पड़ी तो क्या हम कर पाएंगे? क्या 1 कप चाय कम पीने से हमारा सिर दर्द तो नहीं बढ़ेगा? बहुत सारे सवाल हो सकते हैं सर। इन सब पर बात कीजिए, इन सब पर सोचिए, और टेलीविज़न चैनल्स पर और बातचीत में जंग का माहौल मत बनाइए। जंग माहौल से नहीं लड़ी जाती है, जंग रणनीति से लड़ी जाती है। जो रणनीति भारत सरकार बना रही है उस पर भरोसा कीजिए। बातचीत करने में ठीक है, आपका भी भरोसा बना रहना चाहिए, आपका भी विश्वास बना रहना चाहिए, और ये मानकर चलिए कि जब भी जो भी होगा वो भारत के हित में होगा। खराब लगी क्या बात? थोड़ी कड़वी है, इसीलिए दोस्त लोग मुझे मीठी मिर्ची कहते हैं। सोचिए, विचारिए और आराम से रहिए। हिंदुस्तान सुरक्षित है। नमस्कार।